बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीपाली अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ रहती थी। कुछ वर्षों पहले दीपाली के पति की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद से दीपाली एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। दीपाली अपनी दोनों बेटियों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती थी। स्कूल की फीस और किताबों का खर्च निकालने के लिए दीपाली घर पर भी लोगों के कपड़े सिला करती थी। दीपाली की दोनों बेटियां अंजलि और अदिति बहुत ही बुद्धिमान और चालाक थीं। दोनों लड़कियां हर साल अपनी क्लास में टॉप करती थीं। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन दीपाली अपने काम से वापस आ रही थी कि तभी एक बड़ी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी गांव की एक औरत अंजलि और अदिति को स्कूल में लेने जाती है और उन्हें उनकी मां की मृत्यु की बात बताती है। अपनी मां की मृत्यु की खबर सुनते ही अंजलि और अदिति के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें अपनी मां के शव के पास पहुंच जाती हैं। माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? माँ उठो ना माँ, माँ आँखें खोलो, देखो हम स्कूल से आ गए हैं, प्लीज माँ उठो ना। मेरी प्यारी बहन, अब माँ नहीं उठेंगी। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। बस अब हमारी माँ को ऊपर वाला शांति दे। हमारी माँ की आत्मा जहाँ भी रहे खुश रहे। इस तरह अदिति अंजलि को बहुत समझाती है। फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार वो कर देती हैं। उस दिन के बाद से अंजलि और अदिति गुमसुम रहने लगती हैं और वो दोनों किसी से कुछ नहीं बोलती। कुछ दिनों तक तो अंजलि और अदिति माँ के बचाए हुए पैसों से घर का राशन खाती पीती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब घर का राशन खत्म हो जाता है तो अंजलि और अदिति बहुत उदास पड़ जाती हैं। अदिति, अब तो माँ के बचाए हुए पैसे खत्म हो गए। स्कूल की मैडम भी फीस मांग रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये घर का खर्च कैसे चलेगा। हाँ बहन, अभी तो हम दोनों बहुत छोटे हैं। हमें कोई काम पर भी नहीं रखेगा। पहले माँ हमें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बाहर कहीं काम करूँगी और तो स्कूल पढ़ने जाया करेगी। नहीं बहन, काम करने मैं जाऊंगी और तू पढ़ने जाया करेगी। दोनों इस तरह से बहस करती हैं, लेकिन अंत में एक फैसले तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं स्कूल चली जाया करूंगी और तुम बाहर काम करने जाना। इस तरह अंजलि अगले ही दिन काम ढूंढने निकल जाती है और अदिति अपने स्कूल चली जाती है। अंजलि पूरे दिन गांव में काम के लिए घूमती है, परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता। अंत में वो एक लहंगे की दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है और देखती है कि इस दुकान पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है। अरे, यहाँ पर तो बहुत भीड़ लगी है। लगता है लोगों को लहंगे पहनना बहुत पसंद है। मैं भी अपनी एक दुकान खोल लेती हूँ। माँ से मैंने थोड़ी बहुत सिलाई सीखी है और जो कुछ मुझे नहीं आता उसे मैं YouTube से सीख लूंगी। इतना बोलकर अंजलि अपने घर चली जाती है। घर जाकर अंजलि अपनी माँ के बचे हुए कुछ पैसे लेकर लहंगे सिलने के लिए कपड़ा लेकर आती है और इस तरह अंजलि घर पर रहकर ही लहंगे सिलने का काम शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद जब अदिति स्कूल से घर वापस आती है तो वो अपनी बहन को इतनी मेहनत करता देख बहुत खुश हो जाती है। वाह दीदी, आपने तो बहुत सुंदर सुंदर लहंगे सिल दिए। आपके पास इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया? वो मैं बाजार से आ रही थी तो मैंने देखा कि लहंगे की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। बस वहीं से मुझे लहंगे सिलने का आइडिया सूझा।
ठीक है दीदी, मैं भी आपके काम में आपकी मदद कर दिया करूँगी। इस तरह दोनों बहनें दिन भर लहंगे सिलती और शाम को बाजार जाकर वो लहंगे बेच दिया करती। अंजलि और अदिति के बनाए हुए लहंगे बहुत ही सुंदर और एंटीक लगते थे, जिस कारण लोगों को इनके लहंगे बहुत पसंद आने लगे, जिस कारण उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और अब वो अपना जीवन हंसी खुशी से बिताने लगी। एक दिन अंजलि के ठेले पर एक अमीर सेठानी आंटी आती है और कहती है, सुनो लड़की, मैंने तुम्हारे लहंगों का बहुत नाम सुना है। क्या तुम मेरे एक ऑर्डर को पूरा कर पाओगी? हाँ मैडम, क्यों नहीं। आपको कितने लहंगे चाहिए? हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुझे 50 लहंगे का ऑर्डर देना था। एक हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है। क्या तुम मेरा ऑर्डर पूरा कर पाओगी? इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है, क्योंकि अंजलि की दुकान पर पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया था। हाँ मैडम, आपका ऑर्डर एक हफ्ते के अंदर मैं पूरा कर दूंगी। ठीक है, ये लो एडवांस पूरे 50,000 रुपए। बाकी अमाउंट ऑर्डर पूरा करने के बाद दूंगी। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। अंजलि घर जाकर ये खुशखबरी अपनी बहन अदिति को सुनाती है। वाह दीदी, आपने तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। इन 50,000 रुपयों से हम अपने लिए नई दुकान खोल सकते हैं, जिसे देखकर हमारे पास और भी ज्यादा ग्राहक आएंगे और फिर हम धीरे धीरे बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ अदिति, तुम सही कह रही हो। चलो इन पैसों से एक दुकान किराए पर ले लेते हैं। इतना बोलकर दोनों बहनें अपने ठेले के पास वाली दुकान को किराए पर ले लेती हैं और अपनी एक दुकान खोल लेती हैं। ये सब होते हुए अंजलि के पड़ोस की दुकान वाली देख रही थी। अंजलि को इतनी जल्दी तरक्की करता देख वो पड़ोसन मन ही मन जलने लगती है। इधर दोनों बहनें दिन रात मेहनत करके 50 लहंगे सिल लेती हैं। पूरी रात लहंगे सिलने के बाद दोनों बहनें सुबह खाना खाने चली जाती हैं। अंजलि और अदिति के जाते ही बगल वाली औरत अंजलि की दुकान पर आग लगा देती है। थोड़ी देर के बाद जब अंजलि और अदिति अपनी दुकान पर वापस आती हैं, तो वो देखती हैं कि उनकी दुकान के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है और उनकी दुकान में आग लगी हुई है। ये देखकर वो दोनों बहनें बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद दुकान पर वो औरत भी आ जाती है, जिसने 50 लहंगे सिलने के लिए दिए थे। ये क्या, तुम दोनों तो दुकान में आग लगाकर बैठ गई। अब मेरे ऑर्डर को कौन पूरा करेगा? मैडम, मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए। हम दोनों बहनें आपका ऑर्डर पूरा कर देंगे। आप देख सकती हैं कि पता नहीं किसने हमारी दुकान को आग लगा दिया है। ठीक है, मैं तेरी बात पर भरोसा करके तुझे एक दिन की मोहलत और देती हूँ। अगर कल सुबह तक तूने मेरे 50 लहंगों को मुझे लाकर नहीं दिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तेरे घर पर भी कब्जा कर लूंगी। इतना कहकर वो औरत गुस्से में चली जाती है। इधर दोनों बहनें रोते हुए अपने घर वापस आ जाती हैं और अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती हैं। माँ, आप देख रही हो ना, किसी ने हमारी दुकान पर आग लगा दी, जिससे मेरे सारे लहंगे जल गए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब हम एक रात में इतने सारे लहंगे कैसे सिलेंगे। इस तरह दोनों बहनें अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रो रही होती हैं और बहुत दुखी भी होती हैं। अंजलि बहन, हमारे इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। हमें बिना समय बर्बाद किए लहंगे बनाना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम अभी से लहंगे बनाना शुरू करेंगे, तब कहीं जाकर शायद हम ऑर्डर पूरा कर पाएं। इतना कहकर दोनों बहनें लहंगे सिलने लग जाती हैं। लहंगे सिलते सिलते रात हो जाती है और दोनों बहनों ने खाना भी नहीं खाया होता है।
इस तरह समय बीत रहा था और दोनों बहनों की आंख लग जाती है। ये सब देखकर अंजलि और अदिति की माँ की आत्मा एक परी के रूप में वहाँ प्रकट हो जाती है और अपने जादू से वो 50 लहंगे प्रकट कर देती है। इस तरह उनकी माँ उनकी मदद करके वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब अंजलि और अदिति की नींद खुली तो वो देखती हैं कि वहाँ 50 लहंगे तैयार हो चुके हैं। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और मन ही मन अपनी माँ का धन्यवाद करती हैं। इसके बाद अंजलि और अदिति उस सेठानी का ऑर्डर उसे भेज देती हैं। ऑर्डर पूरा हो जाने पर सेठानी खुद अंजलि और अदिति के बचे बाकी पैसे दे देती है। वेल डन अंजलि और अदिति, तुम दोनों ने रात भर जाकर इतने सारे लहंगे सिल लिए। वाओ, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुई हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए अपने घर पर बुला रही हूँ। आज से तुम दोनों मेरी बेटी के बुटीक के लिए लहंगे सिला करोगी और बदले में तुम मेरे घर में रह सकती हो। अंजलि और अदिति सेठानी की बात मान लेती हैं और खुशी खुशी उनके घर चली जाती हैं। उस दिन के बाद से अंजलि और अदिति की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आता और वो हंसी खुशी से सेठानी की बेटी के साथ रहने लगती हैं। सेठानी उनका एडमिशन एक बड़े इंटरनेशनल स्कूल में करा देती है। फिर दोनों बहनें मन लगाकर पढ़ाई करती हैं और घर आकर सेठानी की बेटी के लिए लहंगे सिलती हैं। 10 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अदिति पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है और अब अंजलि अपनी पसंद से फैशन डिजाइनर बन जाती है। एक पराठा ले लो ना, ससुराल में थोड़ी ही न बैठे हो। अच्छा भाग्यवान, लाओ दे दो। अच्छा ये सिमर कहाँ है? सो रही है महारानी। अभी तक सो रही है? उससे बोलो कि उठ जाए, वरना नाश्ते की बजाय दोपहर का खाना मिलेगा सीधा। ये कहानी है रोहित और उसके परिवार की। रोहित बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़का था और फिर नाश्ता करने के बाद चलो भाई, बहुत हो गया नाश्ता। पता नहीं आज मशीन चलेगी भी या नहीं। पापा, मैं भी चलूं आपके साथ? अरे तू क्या करेगा वहाँ दुकान पे? सिलाई सीखूंगा आपसे। लो जी, सुनती हो, हम सोच रहे हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा और इसे देखो, इसे भी मेरी तरह दर्जी बनना है। हाँ तो दर्जी बनने में क्या बुराई है पापा? नहीं पगले, तू जम के पढ़ाई कर और बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बन। दर्जी बन के तो तू मेरी तरह ही गरीब रह जाएगा। बढ़िया पैसे कमाएगा तो सिमर की शादी करना भी तो आसान हो जाएगा। दोनों मिलकर अच्छा दहेज भी दे पाएंगे उसे और उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो पाएगी, समझा? देखो माँ, मेरी नींद भी नहीं खुली और ये दोनों मुझे घर से निकालने की बातें कर रहे हैं। घर से निकालने की नहीं, तुझे तेरे ससुराल भेजने की बात कर रहे हैं। मैं तेरे भाई को समझा रहा हूँ कि वो अच्छे से पैसे कमाए, तभी तो हमारी कल्लो की शादी हो पाएगी। देखो माँ, मुझे पापा फिर कल्लो कह रहे हैं। खुद तो काले हैं और मुझे कल्लो कल्लो कहते हैं। और आप सुन लो भैया, आपको मेरे लिए पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए पैसे मैं खुद कमाऊंगी। अच्छा, और वो कैसे? मैंने सोच लिया है, मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। हमने तो सोचा था कि बिटिया पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगी, पर ये भी अपने भाई की तरह निकली। ऐसे क्यों बोल रही हो पापा? पता है कितना पैसा कमाती है पार्लर वाली आजकल। हाँ, बस करवा चौथ के दिन, बाकी दिन तो बस खुद का ही मेकअप करती रहती है। श्याम सुंदर की बात सुनकर इस बार सरला भी हंस पड़ी। फिर रोहित की जिद करने पर श्याम सुंदर उसे भी अपने साथ अपनी दुकान ले गए। उस दिन रोहित ने पहली बार अपने पापा की दुकान पर नाप लेने से लेकर कपड़े की कटाई और फिर सिलाई होते हुए देखी। बड़ी मेहनत के बाद शाम को श्याम सुंदर ने एक लहंगा तैयार कर दिया और फिर बता कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर है पापा। तूने देखा ना कैसे मैंने पूरा दिन मेहनत करके ये लहंगा तैयार किया और मुझे क्या मिलेगा?
लागत हटा दो तो ले दे के कुछ 1000 रुपए, और डॉक्टर लोग तो एक मरीज को देखने के लिए इतने पैसे ले लेते हैं। कुछ समझा? हाँ पापा, समझ गया। अच्छा पापा, जब तक मेरी छुट्टियाँ हैं मैं आपके साथ दुकान पर रोज आ सकता हूँ? हाँ, पर सिर्फ छुट्टियों तक, उसके बाद नहीं। उस दिन रोहित बहुत खुश था। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीत रहा था, पर गरीब श्याम सुंदर के दिल पर गरीबी का बोझ था। वो चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे अच्छे कॉलेज से पढ़कर कुछ अच्छी नौकरी करें, पर उनके पास इन सब के लिए पैसे नहीं थे। ऊपर से सिमर का रंग सांवला था। उसकी शादी की चिंता भी उन्हें खाई जा रही थी। और एक दिन उनके दिल ने जवाब दे दिया और अपने आखिरी वक्त में उन्होंने रोहित का हाथ पकड़कर उससे कहा, बेटा, अब मुझे जाना होगा रोहित। अब से सारे घर की जिम्मेदारी तुझ पर है बेटा। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे डॉक्टर नहीं बना सका, पर तुझे एक अच्छा इंसान बनना होगा। हमेशा याद रखना, ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। फिर रोहित की गोद में ही उसके पापा ने दम तोड़ दिया। हंसता खेलता परिवार आंसुओं के सैलाब में डूब गया। धीरे धीरे परिवार की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। और फिर जैसा श्याम सुंदर ने कहा था, रोहित ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वो अपने पापा की दुकान में गया और वहीं बैठने लगा। शुरू में तो उसके पास कोई कपड़ा सिलवाने नहीं आता था, पर पापा की सीख को याद करते हुए और पूरी मेहनत और लगन से उसने अच्छे कपड़े सिलने सीख लिए और गुजारे लायक पैसे कमाने लगा। फिर एक शाम, लो माँ, ये 1000 रुपए, सब्जी राशन वगैरह ले आना। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? कितनी छोटी उम्र में मेरे लाल के कंधों पर तूने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। ऊपर वाले को मत कोसो माँ, चलो अब खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। और ये सिमर कहाँ है? वो भी बस पार्लर से आती ही होगी। क्या वो पार्लर में लग गई क्या? हाँ, कह रही थी भैया का हाथ बटाऊंगी। पता है, उसने मेकअप का पूरा काम सीख लिया है। बता रही थी कि उसे पूरे 5000 रुपए महीने के मिलेंगे। नहीं माँ, उससे कहो कि वो पढ़ाई करे। मैं हूँ पैसे कमाने के लिए। मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो क्या हुआ, वो तो कम से कम अपनी पढ़ाई करे। रोहित वाकई बड़ा हो गया था। फिर अगले दिन जब रोहित अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, तुमसे एक काम था। जी बताइए अम्मा। तुम लहंगे सिलते हो क्या? हाँ अम्मा, सिलते हैं, पर लहंगा किसके लिए सिलवाना है? और आप कपड़ा लाई तो है ना? यही तो दिक्कत है बेटा। ये मेरी पोती है। परसों इसके स्कूल में कोई फंक्शन है, उसमें इसे राधा बनना है। इसकी मैडम ने कहा है कि लहंगा चोली पहन कर आना है, पर मेरे पास ना तो अभी कपड़ा खरीदने के पैसे हैं और ना ही तुम्हारी सिलाई देने के। अच्छा, पर दादी कपड़ा तो चाहिए ही होगा ना? बेटा देख लो, बची कुची कतरनों को जोड़ कर ही बस एक काम चलाऊ सा लहंगा बना दो ना। मेरी पेंशन आएगी ना 1 तारीख को, तो मैं तुम्हें सिलाई के पैसे दे जाऊंगी आकर। ये गुड़िया तो मेरी बहन जैसी है। मैं इसके लिए लहंगा जरूर सिलूंगा, और आपके पास जब पैसे हो आप तब दे देना, ठीक है? रोहित की अच्छाई ने बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उनके जाने के बाद रोहित ने अपने कट पीस के ढेर में से अच्छे अच्छे और चमकीले कपड़े निकालने शुरू कर दिए और लहंगा बनाना शुरू कर दिया। उसके पास वक्त कम था और काम ज्यादा था। फिर अगले दिन, कैसे हो बेटा? आइए दादी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। लीजिए, आपकी पोती का लहंगा बनकर तैयार है। अरे पर गुड़िया है कहाँ? वो नहीं आई, वो खाना बना रही है। तुम मुझे दिखाओ कैसा बना है। लो ये देखो अम्मा, बहुत मेहनत की है मैंने। बताओ ये कैसा बना है? अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर बना दिया तुमने बेटा। हजारों का लहंगा लग रहा है। तेरी बहन खुश हो जाएगी। सच में कमाल कर दिया तुमने तो। जब गुड़िया को बहन मान ही लिया तो खराब लहंगा कैसे बनाता, बताओ अम्मा? ये बात भी सही है। अच्छा सुनो, इसके पैसे तो मैं 1 तारीख को ही दूंगी, लेकिन बेटा तुम ये रख लो। ये क्या है दादी?
आज मुझे मंदिर के बाहर ये कपड़ा दान में मिला था। एक अमीर औरत सबको कपड़ा बांट रही थी। शायद कोई मन्नत पूरी हुई थी उसकी। अब गुड़िया का तो लहंगा बन गया, तो ये कपड़ा मेरे किसी काम का नहीं, तो इसे तुम रख लो। नहीं नहीं दादी, ये तो महंगा कपड़ा लग रहा है, इसे आप ही रखो। मैं क्या करूँगा इसका तो। तुमने मुझे दादी बोला है ना, तो इससे अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। वो भी तो मेरी पोती हुई ना, कहना उसकी दादी की तरफ से तोहफा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे सिलाई के पैसे नहीं दोगी, ठीक है ना? जो कपड़ा बुढ़िया रोहित को देकर गई थी वो वाकई बहुत अच्छा था। रोहित सोचने लगा कि वो उस कपड़े से क्या बनाए, और फिर उसने अपनी कैंची और फीता उठाया और काम पर लग गया। पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद उसने बहुत ही प्यारा लहंगा बनाकर तैयार कर दिया। फिर उसी शाम। सिमर, कहाँ है तू? हाँ भैया, यही हूँ, बताओ। ये देख, मैंने तेरे लिए लहंगा सिला है, जा जल्दी से पहन कर आ तो। अरे वाह, देखो ना माँ, भैया ने कितना प्यारा लहंगा सिला है मेरे लिए। अरे वाह, कसम से इसे पहनकर तो तू पूरी परी लगेगी सिमर। पर रोहित, तू इतना महंगा कपड़ा लाया कहाँ से? सब बताऊंगा माँ, पर पहले सिमर जल्दी जाना। थोड़ी देर के बाद कमरे के अंदर से सिमर के जोर से चीखने की आवाज आई। उसकी चीख सुनकर रोहित और सरला उसके कमरे की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि उस लहंगे को पहने खड़ी सिमर वाकई परी लग रही थी। कमाल की बात ये थी कि उस लहंगे को पहनते ही वो एकदम गोरी और बला की खूबसूरत हो गई थी। अगले ही पल रोहित और सरला गुड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद ना तो गुड़िया का पता चला और ना ही उनकी पोती का। हो न हो वो कोई जादूगरनी ही थी। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है, पर अब क्या करें, उन दादी को कहाँ ढूंढे? चल कोई बात नहीं, वो देख राधा श्याम का मंदिर, चल दर्शन करके ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। फिर जैसे ही रोहित और सरला मंदिर के अंदर गए तो रोहित जोर से चिल्लाया, वो राधा जी, उनका ये लहंगा तो मैंने सिला था। वो उस गुड़िया के लिए था। हाँ, ये मैंने सिला था। और उन अम्मा को। इतना कहकर रोहित चुप हो गया। सरला और रोहित दोनों की आंखों में श्रद्धा के आंसू और चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी, और घर पर बैठी सिमर अपने उस जादुई लहंगे को निहारे जा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।